हेलो फ्रेंड, मैं धीरज कुमार और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस D2। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर आ गया हूं जो परीक्षा में बार बार पूछेगा, यही पूछता है, बिल्कुल यही का यही पेस्ट होने वाला है पेपर में। सो यदि मेरा पिछले वीडियो आप नहीं देखे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने उसमें ऑप्शनल कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो कि बहुत बहुत बार पूछेगा। यदि आप उसे प्रिपेयर कर लेते तो 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल में 6 नंबर का आता है। सो आज मैं आप लोगों के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये सभी क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट करूंगा और 5 नंबर तो आप प्रिपेयर कर लेंगे तो 50 प्लस ही आएगा मार्क आप लोगों को। और 33 तो मिलता है, मतलब कि 70 नंबर का आता है तो 50 प्लस ही मिलेगा इसमें, यदि आप इसे प्रिपेयर कर लेते हैं। सो चलिए देखिए स्नेल का नियम क्या है। क्या है स्नेल का नियम? तो देखिए केवल 1 नंबर के लिए बस इतना है लिखना, n बराबर साइन आई बटा साइन आर। बस स्नेल का नियम यही है, बार बार बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि प्रकाश की चाल y में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तथा जैसे ही वो कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जा रही है। तो कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है y के सापेक्ष। तो क्या करेंगे हम, जो कि कांच में प्रवेश लास्ट में हुआ है ना, उसी से भाग दे देंगे। तो पहले क्या y में कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना है, 3 × 10⁸ बटा 2 × 10⁸। इससे यह कट गया 3/2 और 1 कितना हुआ 1.5। आप यहाँ पर कोई मात्रक नहीं लिखिएगा, क्योंकि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये संख्या है। अब आता है क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो कुछ नहीं है, ठीक है, साइन c बराबर 1/n। क्या है, साइन c बराबर 1/n। साइन c बराबर 1/n क्रांति कोण का अपवर्तनांक में संबंध होगा साइन c बराबर 1/n। बार बार यह बोल रहा है क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। अब आ रहा है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखना है। एक तो ऊर्जा समीकरण होता है, एक प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है, कोई भी पूछ सकता है। तो पहले प्रकाश वैद्युत पर देख लीजिए, 1/mv² बराबर क्या होता है, hν माइनस hν 0। 1/2 mv² hν माइनस hν 0। यह बार बार पूछता है। और यदि आपको ऊर्जा का समीकरण तो बार बार नहीं पूछता है, लेकिन यदि पूछते तो E बराबर आप लोग जानते होंगे, E बराबर mc²। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण पूछता है, यह इसकी बहुत कम चांस है, कभी कभी मुश्किल से किसी सेट में पूछ दे, लेकिन यह ज़्यादा पूछता है 1/2 mv² hν माइनस hν 0। अब बता देहली आवृत्ति क्या है। देहली आवृत्ति यानी दहलीज। तो क्या होता है देहली आवृत्ति? देखिए जब प्रकाश किसी देहली आवृत्ति मतलब जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है, मतलब जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है तो वह वहां तो अपनी ऊर्जा किसे दे देता है, इस पृष्ठ को। तो वह ऊर्जा ऐसे कहेंगे, वह ऊर्जा जहां जो इलेक्ट्रॉन पाकर गति अवस्था में आ जाता है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। वह आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन पाकर अपने स्थान छोड़ देता है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, वह आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन पाता है और वो अपने स्थान छोड़ देता है, वही देहली आवृत्ति है। समझ में आया? देखिए जब किसी वस्तु पर प्रकाश टकराए तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा पाए और अपने स्थान को छोड़ दिए, वही क्या है, देहली आवृत्ति। अरे कंचे खेलते हैं ना, मान लीजिए कंचे है, तो कैसे कंचे से इस तरह मारते हैं तो वह गोली क्या करते हो, उसे अपनी ऊर्जा दे देती है और अपना स्थान छोड़ देती है, वैसे ही देहली आवृत्ति है। तो जैसे ही प्रकाश किसी टकराएगा ऊर्जा अपनी स्थान छोड़ देता है, वही देहली आवृत्ति है। आगे रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो J बराबर क्या होता है, I/A। यानी कहेंगे एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाले आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाले धारा को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाले धारा को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। अब आता है με0 1 - 1/2 क्या दर्शाता है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो देखिए यह क्या दर्शाता है, इसका क्या लिख सकते हैं,
1/√μ/ε0 ऐसे तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यह प्रकाश की चाल को दर्शाता है, ऐसे लिखेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को बताता है। मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर इसका मात्रक लिख लीजिए मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए कह रहा है एक लेंस की क्षमता है 2.5 डायोप्टर है लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? F बराबर 1/P बराबर क्या होता है? 1/F, या F बराबर 1/P होता है। तो 1/2.5 ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, कितना होगा? 10/25, 5 दूनी 10, 50 25, 0.4 मीटर हो गया ना। P बराबर 1/F या F बराबर 1/P, P बराबर 1/F या F बराबर 1/P। बार बार ये बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आगे चलिए, रख दीजिए, रख दे कमेंट को। देखिए आगे 2 नंबर का, ये 2 नंबर का अभी 1 नंबर कर लिया और इसके बाद से 2 नंबर का 6 क्वेश्चन कह रहा है कि ईसाई पद्धति में L/R का मात्रक एवं बीमा बताइए। तो L/R यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। L/R का मात्रक क्या होगा? सेकेंड, इसका मात्रक सेकेंड हो जाएगा। और बीमा कैसे लिखेंगे? MLT001 ऐसे लिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। डायरेक्ट हम T⁻1 भी लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन ML लिखना बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, जो कि एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा इफेक्ट डालता है अगर ऐसा लिखेंगे तो। बस इतना कर देंगे तो आपका 2 नंबर पक्के हैं। अब कह रहा है 1 mu के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? तो कितनी? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस कितना होता है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आता है एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दोगुना लंबाई तक खींचा जाता है। पहला प्रतिरोध क्या है? R बराबर 8 ओम। अब कह रहा है इसकी दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है। मतलब कोई तार है, कोई भी तार है, देखिए तार है थोड़ा मोटा है, अगर हम इससे ज्यादा लंबाई तक खींचेंगे, थोड़ा सा दुगना कर देंगे यह तार की लंबाई, तो क्या हो जाएगा? तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? जो पहले का प्रतिरोध है ना, उसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं। R बराबर 8 ओम, तो नया प्रतिरोध बराबर 2 के पावर n इंटू 8, यानी 2 के पावर 2 बराबर 8 बराबर 32। बस इतना कर देंगे, 2 नंबर पक्के हैं। R बराबर 8 में नया प्रतिरोध 2 के पावर n फार्मूला है, और जितना है तो 8 यानी 2 के पावर 2 यानी गुणे 8 बराबर 32 ओम। यदि आप 3 गुना कर देता तो 2 के पावर 3, 4 गुना कर देता तो 2 के पावर 4, ऐसे ही होता है। तो आप कर लेंगे यह। चलिए आगे, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। समस्थानिक और समभारी दोनों समझ लेंगे बस एक ही एग्जाम्पल से। देखिए जब किसी परमाणु का द्रव्यमान, जब किसी परमाणु का क्या होता है? परमाणु में क्या होता है? एक तो उसका परमाणु क्रमांक होता है, एक उसका द्रव्यमान संख्या होता है। जब परमाणु क्रमांक सेम हो, मतलब परमाणु क्रमांक सेम हो, मतलब कि जब किसी परमाणु का द्रव्यमान, जब किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक सेम हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। मतलब परमाणु क्रमांक एक ही हो। जैसे देखिए जब किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक सेम हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक, यानी सेम यानी बराबर हो। जब किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या हो? बराबर हो, उसे समस्थानिक कहते हैं, यानी बराबर हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, बस कार्बन 14 क्या है? जब किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक आपस में बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। देखिए तो कार्बन 12C, यह भी कार्बन है, यह भी कार्बन है, यह भी कार्बन है, तो 12 हो गया, 13 यानी 14। तो ये क्या? इसका परमाणु क्रमांक आपस में बराबर है, इसका भी 12, इसका भी 12, इसका भी 12। क्या कह रहा है? जब किसी परमाणु क्रमांक का परमाणु, जब किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक बराबर हो, उसे क्या कहते हैं हम? समस्थानिक। और बताए है संभारी, तो जब किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर हो,
उसे कहते हैं समभारी। भारी से आएगा ना, समझ लीजिए कि द्रव्यमान कह रहा है। जब किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर हो उसे समभारी कहते हैं। जैसे 20 Ca40, देखिए 18 Ar40, देख रहे हैं ना, द्रव्यमान संख्या आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, जिसे हम समभारी कहते हैं। यह बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब आता है फोटान का विराम द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, यानी जब फोटान का द्रव्यमान नगण्य हो, यानी देखिए यही मान लीजिए, यही लिए हैं, कहेंगे कि इसका वजन हमें बताओ, तो इसका क्या है, इसका तो कुछ वजन नहीं होगा, इसको मापने के लिए बहुत छोटा मात्रा का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन इसका वजन नगण्य है, बस नगण्य है। तो यही कहेंगे जब किसी फोटान का द्रव्यमान 0 हो या नगण्य हो, उससे हम 0 हो या नगण्य हो, उसे फोटान का विराम द्रव्यमान कहते हैं। फोटान का विराम द्रव्यमान कहते हैं। मतलब जब किसी फोटान का द्रव्यमान 0 हो या नगण्य हो, उसे फोटान का विराम द्रव्यमान कहते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दे। देखिए आगे 3 नंबर वाला, अभी 2 नंबर का कर लिया, अब 3 नंबर का देखिए। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा बीमा लिखिए। तो क्या होगा वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक तथा बीमा, तो ई बराबर क्या होता है, लिख लीजिए F/Q। ई बराबर F/Q। तो इसका मात्रक लिख लीजिए न्यूटन प्रति कूलाम, N प्रति कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसका बीमा होगा, क्या होगा बीमा, देखिए F का बीमा क्या होता है, mLT की घात -2 होता है ना, इसका Q बराबर I इंटू टी होता है ना, Q बराबर I इंटू टी। T से T अगर देखिए T से ऊपर चला जाएगा mLT के घात -3। अब देखिए यहाँ पर A बचा है, तो A का क्या है, A1 होगा, तो mLT के घात -3 A के घात -1, इतना हो जाएगा। मात्रक याद कर लीजिएगा, E बराबर F/Q मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका बीमा हो mLT की घात -3 A के घात -1। अब आता है डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य का सूत्र बताइए तथा प्रतीकों का नाम बताइए। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की व्याख्या करने के लिए भी आ जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे कि डी ब्रोगली ने बताया कि कोई भी प्रकाश जब चलती है तो वह एक तो कण के रूप में चलती है, और एक तो कण के रूप में और दूसरे तरंगों के रूप में। कैसे कणों के रूप में, तो देखिए अभी यहाँ पर धूप तो नहीं है, लेकिन जैसे ही हम बंद कमरे में जाएंगे तो देखेंगे कि छोटी छोटी एकदम क्या होता है, कणों के रूप में प्रकाश कहीं पर खुला होगा, जहाँ पर जगह मतलब कि जैसे ही हम खिड़की को खोलते हैं, विंडो को खोलेंगे, देखेंगे छोटे छोटे कण के रूप में आता है। तो वह वैसा ही फोटान है। तो पहला कण के रूप में चल रहा है और दूसरा तरंगों के रूप में चल रहा है। जैसे आप गाड़ी देखे होंगे ना, तो गाड़ी जब चल रही है तो कैसे आता है, एक तो ऐसे चलता है और इसके बाद से वहाँ का ऐसा लगता है कोई हिल रहा है, यानी वही तरंग है, यानी चल रहा है कणों के रूप में। एक जो मतलब सेक हो रहा है, मतलब उधर की जमीन ऐसा लग रहा है कि सेक हो रहा है, तो वो क्या है, वही तरंग है। यानी प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और कणिकाओं के रूप में चलता है, जिसे हम ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश के द्वितीय प्रभाव। प्रकाश के 2 प्रकार के, मतलब प्रकाश 2 प्रकार में चलता है, एक क्या है, एक कणों के रूप में और एक तरंगों के रूप में, जैसे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश के द्वितीय प्रभाव। सो इसका क्या होगा, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होगा, P बराबर h/λ। ऐसे लेंगे, P का संवेग हो गया, H का हाइगेंस तरंग दैर्ध्य, हाइगेंस तरंग दैर्ध्य, और लैम्डा का तक एस क्या हो, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब देखिए आगे कह रहा है कूलाम का नियम बताइए तथा सूत्र का निगमन कीजिए। तो क्या है कूलाम, जब 2 क्या होता है कूलाम का नियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटा r²। यानी 2 आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण एवं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। यानी कूलाम का नियम F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r², इतना होता है।
लेकिन यह डायरेक्ट सूत्र यदि हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सूत्र मतलब डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखना है, इसका निगमन करना है, तो ऐसे करेंगे F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इतना हो गया। और फिर मानेंगे F समानुपाती 1/r²। समीकरण 1 लिख देंगे और समीकरण 2 लिख देंगे। अब देखिए F समानुपाती Q1/Q2/r²। अब इसके जगह पर कोई नहीं है तो F बराबर 1/4πε0/Q1 इंटू Q2/r², ऐसे करेंगे। मतलब F समानुपाती Q1 इंटू Q2 हो गया, F व्युत्क्रमण 1/r², F व्युत्क्रमण Q1 इंटू Q2/r², F बराबर 1/4πε0 Q1/Q2/r²। सो यदि ज़्यादा ये नीचे लिख दिए, यदि आपको दिखाई नहीं दे तो फिर भी समझ लीजिएगा। F समानुपाती Q1 इंटू Q2 है, F समानुपाती 1/r² है, F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। तो F समानुपाती 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², अतः सिद्ध हुआ। यह करेंगे तभी 3 नंबर मिलेगा, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखना है। यह तो बता दिया कि इसका फार्मूला होता है। इस पर क्वेश्चन आएगा कि किन दो आवेशों के मध्य इतना और इतना आवेश लग रहा है, उनके बीच की दूरी इतना है, तो हम इस पर क्वेश्चन करेंगे और इसका मान भी लिख लीजिए। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर। 9 × 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मिनट 1/4 का मान है। और केवल 4πε0 का मान होता है 8.85 × 10 की घात -12 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। 8.85 × 10 की घात 12 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। लेकिन 1/4πε0 का क्या होता है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर। सो आप याद रखिएगा। आगे आता है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को समझाइए। तो कुछ नहीं है, वही पिछले बार कंचे खेले थे ना। मान लीजिए यह कोई वस्तु है, सोलर सेल देखे हैं, लाइक दैट, उसी की तरह जब इस पर कोई प्रकाश गिरता है तो वह प्रकाश फोटानों के रूप में चलता है। प्रकाश तो फोटानों के रूप में चलता है, अभी कणिका तरंगों के रूप में अभी जाने। तो प्रकाश क्या होता है, जब जैसे ही प्रकाश इस पर गिरा तो वह अपनी ऊर्जा इसे दे दिया कि लो भैया अब ऊर्जा लो और तुम्हें जो मन है वो करो। ये क्या है, इसे ऊर्जा ले लिए। और इस मतलब इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही अपने फोटान मतलब इसे क्या किया है, ऊर्जा लिया। जैसे ही गोली से मारे, एक गोली को तो कैसे अपना स्थान छोड़ दिया, ठीक उसी तरह जब प्रकाश इस पर गिरा तो ये क्या किया, यह फोटान अपनी सारी ऊर्जा दे दिया इसे, लो भैया ले लो ऊर्जा। और यह इसमें का इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा पाकर उत्तेजित हो गया। कैसे होता है कि हम लोग जब मान लीजिए दिन भर खाए नहीं है तो लड़वा जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो जैसे ही हम खा लेते तो हमारे अंदर एकदम एनर्जी आती है, हम भागने दौड़ने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ही लोग यह एकदम बिल्कुल जैसे ही लेकिन इन्हें ऊर्जा मिलेगी तो ये क्या होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और भागने दौड़ने लगेंगे। उससे ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ पर या जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश गिरता है तो वह अपनी ऊर्जा उसे दे देता है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा पाकर अपने स्थान को छोड़ देता है, जिसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। सो आप ये समझ गए। बस आप इतना लिख देंगे तो 3 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं जाएंगे। अब आता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम लिखिए, या इसी में आता है या गॉस का नियम तथा सूत्र लिखिए। तो गॉस का नियम लिख देंगे फाई ई बराबर, इसके बदले यही लिख दीजिए फाई ई बराबर, यह भी आ सकता है और यह भी आ सकता है, मतलब दोनों में से या करना है तो यही कीजिए। गॉस का नियम इजी है, फाई ई बराबर Q/ε0। यानी किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश को क्या कहते हैं, गॉस का नियम। किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश को गुजरने जो किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश को निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, गॉस का नियम। किसी बंद पृष्ठ से मान लीजिए जैसे कि एक चूल्हा है, तो चूल्हे में हम तो कोयला डाले हैं तो उसमें उष्मा है, लेकिन जैसे ही वो धुआं निकलेगा ना तो वही गॉस है। उष्मा निकल रहा है तो ठीक है, उष्मा निकल रहा है तो उष्मा ही है, लेकिन जो धुआं निकलेगा वही गॉस का नियम हो जाए। ये किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के लंबवत निकलने वाले आवेश को क्या कहते हैं। देखिए एक छूट गया क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 दिन है, इसका द्रव्यमान 100 ग्राम है, 12 दिन के लिए छोड़ देता है तो उसे क्या द्रव्यमान
में कमी बताइए। तो बहुत ईजी है और ये बार बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 100 ग्राम था, क्या है 4 दिन में अर्ध आई, कितना हुआ 50 ग्राम हुआ। ये 4 दिन में 25 ग्राम यानी 8 हुआ, 25 ग्राम हुआ। देखिए 100 से 50 8 दिन, फिर 50 से 25, फिर 25 कितना 4 8, अब देखिए 12 यानी 12.5 कितना बचा, द्रव्यमान में कमी कितनी हुई 12.5 ग्राम। समझ में आया। देखिए 100 ग्राम है तो आधा से यानी 4 दिन में आधा 50, फिर 8 दिन में इससे भी आधा 25, फिर इससे आधा 12.5 ग्राम। और यदि पूछेगा कि कितना बचा तो बचा 100 में से 12.5 को घटा देंगे, बस कितना है 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87.5। कितना हुआ ना, कुछ नहीं है। 100 ग्राम में तो आधा में 50, फिर आधा में 8, फिर 12 यानी 12.5 ग्राम। आगे देखिए नील बॉहर का परमाणु मॉडल 5 नंबर में आता है। तो लिखेंगे कि नील बॉहर ने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, बता रहे बस आप याद करते जाइए पॉइंट पॉइंट, जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वह एक निश्चित दूरी लेकर या निश्चित कक्षाएं में ही चक्कर लगाता है। जबकि रदरफोर्ड के अनुसार क्या था, रदरफोर्ड ने कहा था वो कहीं भी चक्कर लगा सकता है। लेकिन क्या कहा है नील बॉहर कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है तो कुछ निश्चित चक्रों में ही, निश्चित घरों में ही चक्कर लगाता है। जैसे यह नाभिक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वह निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। देखिए यह निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। तो क्या कहा है इन्होंने कहा जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है तो वह निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा, देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन एक दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाता है तो उसका संवेग बराबर mvr बराबर nh/2 होता है। इतना लिख देंगे। यह लिख देंगे जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चले तो निश्चित कक्षा में, जबकि रदरफोर्ड के अनुसार कहीं भी जा सकता है, यह लिख देंगे। फिर mv बराबर nh/2। और तीसरा देखिए, तीसरा यह लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वह निचली कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है। देखिए जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है तो यह कक्षा नीचे है, नीचे से इसमें आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है तो नीच कक्षा से उच्च कक्षा में चल जाती है, यानी लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट में चली जाती है। अब यह लिख देंगे तीसरा में, यानी जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो नीच कक्षा से उच्च कक्षा में पहुंच जाती है। नील बॉहर के परमाणु मॉडल यदि आप 3 लिख देंगे। हाँ, यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जिन लोगों की इनकी आवश्यकता है। यदि आप किसी को शेयर कर देंगे तो क्या होगा, वो उन लोगों का भी भला होगा। सो यदि यह बनाया हूँ तभी सक्षम होगा जब आप लोग हाईएस्ट मार्क पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।